प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग 21 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो सेट है ना, इसका सॉल्व कर चुके हैं इस बुक का, और ये तीसरा सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो इसमें बताना है कौन सी एक अभाज्य संख्या है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद से और एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 81 देखेंगे तो ये 9 से भी विभाजित है ना, 9 9 81। ये 11 से विभाजित है, 11 का स्क्वायर है ये। और ये 1331 भी 11 से विभाजित है ना, 11 का क्यूब 1331 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 157 जो है केवल एक और स्वयं से विभाजित है और किसी से ये विभाजित नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो वो है 4, उसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। भाज्य संख्या किसके बोलेंगे? जो एक से और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से विभाजित होती है, वो भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF का होगा क्या होगा, LCM क्या होगा, तो आप इसका आसानी से बता सकते हैं। ठीक, मान के चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो आपको जानकारी होना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य के 3/4 भाग को 25 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो पहले क्या है, देखिए, ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे कि ए अकेला टोटल काम कितने दिनों में कर सकता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सिंपल चीज़ है, ए अकेला किसी कार्य को 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, यानी कि 2/5 भाग बराबर 12 कर देंगे। ठीक है, 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो 2/5 भाग है ये। ठीक है, तो एक का मान इधर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ए अकेला टोटल काम कितने दिन में करता है। एक क्या होगा? टोटल होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 छक 12। ठीक, तो ए का मान क्या हो जाएगा? ये 5 इधर 6 से गुना हो जाएगा 6 में, तो 5 छक 30, यानी कि ए टोटल काम 30 दिनों में कर सकता है। ठीक, उसी प्रकार बी अकेला टोटल काम कितने दिन में कर देगा? तो इसको 3/4 बराबर करेंगे 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25 चौके 100/3 हो जाएगा, यानी कि 100/3 दिन में बी अकेला टोटल काम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ 2 आ गया, ए अकेला टोटल काम 30 दिनों में और बी अकेला टोटल काम 100/3 दिन में कर देगा। तो दोनों मिलकर कितना में करेगा? तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, AB/A+B। तो AB यानी कि ए का मान कितना है? 30 है, और बी का मान कितना कर देंगे? 100/3 है। अब बटा में क्या कर देंगे? A+B यानी कि 30 प्लस 100/3। ये 3 से ये देखिए 30 कट जाएगा 10 बार में, है ना, 3 30, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। देखिए, साथ में आप भी कॉपी और पेन लेके बनाइएगा ना, तो कहीं पे क्या ये मान के ये स्क्रीन क्या छोटा है, तो आप भी साथ में लिखिएगा ना, तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में कितना आ गया? 1000, और नीचे इसका कैलकुलेशन कर देंगे भीम का जोड़, तो 100 और 30 प्लस है ना 1/100 है, तो इसको करेंगे जब, तो ये कितना होगा? A+A/B/A+B। तो यहाँ पर होगा 100/3 है ना, यहाँ पर नीचे गलत हो गया था, 100/3 है। ठीक है, तो 30 दिया 90 अब प्लस 100, यानी कि 190/30 है ना, 190 + 3। तो इसमें क्या होगा? 190
बटा 3 में क्या होगा, इसको यहाँ 3 ऊपर गुना हो जाएगा बटा 190 हो जाएगा। ठीक है, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, 300 बटा 19, है ना, 300 बटा 19 कहीं ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ें इसमें क्या था कि ए का मान निकाल लेना, एक टोटल कितने दिन में करता है, दोनों बराबर करके निकाल देंगे। बी का मान निकालेंगे, तो ए और बी का मान है, तो आप जो टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला है ए बी से निकाल देंगे, ए बी बटा ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो देखिए, जब इस तरह से देखिए इतने व्यक्ति हैं तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, अन्य सभी के साथ हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार ये हाथ मिलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 बटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला से निकाल देंगे, यानी 40 है तो 40 गुना n माइनस 1, यानी कि 40 माइनस 1 कितना होगा, 39 बटा 2। ठीक है, 2 से इसको काटिए 40 तो 20 बार में आएगा, तो कितना हो गया 20 गुना 39, यानी कि 39 दूनी 78। 78 का है, ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, है ना, 780। नेक्स्ट है, यदि कोई रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो यह एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। इस यात्रा में लगने वाले समय को घटाकर 35 मिनट करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाया जाना चाहिए। तो देखिए, पूछा क्या लास्ट में, समय को घटाकर 35 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलाना चाहिए, यानी कि चाल बराबर पूछा है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पहले वाले जो स्टेटमेंट है उससे दूरी निकाल लेंगे कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है तो इतना मिनट में दूरी कितना तय किया होगा, है ना, तो वो दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो चाल कितना है, 42, और इसको क्या करेंगे, 42 है, और नीचे के आंसर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया 42, तो 45 को भी घंटा में बदल देंगे। चाल दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। समय कितना है, 45 मिनट दिया हुआ है, घंटा में बदल देंगे, 60 से भागा दे दीजिए इसको। ठीक है, तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, यहाँ पर फिर इसको 2 से एक बार कटेगा 21 बार में, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 21 तिया 63 बटा 2, है ना, 63 बटा 2 आ गया डिस्टेंस। ठीक है, अब बोला क्या, ये दूरी जो है 35 मिनट में तय करना है तो चाल क्या होगा, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, तो बटे में समय देंगे। ठीक है, तो समय कितना है, 35 से भागा दीजिए, इसको भी घंटा में बदल देंगे, तो बट्टा में क्या है, 35 बटा 60 आएगा, तो 60 कहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना है कैसे, 7 से ये कट जाएगा, 7 पचे 35, और ये कट जाएगा 7 नमा 63। ठीक है, अब 5 दूनी 10 से 1 शून्य ये कट जाएगा, तो भाई कितना बचा, 9 गुना 6, है ना, 9 छक 54, 54 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इतना का लघुत्तम समवर्तक निकालना है ना, एलसीएम निकालना है, तो क्या है, रूट अंडर 169, 169 का मान वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13, और घनमूल कितना, 27, तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, है ना, 3 हो जाएगा। फिर 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, बराबर है 44 से 12 हो जाएगा। अब ये इसका बोला है एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आसानी से निकाल लीजिए। इसमें कितना, एक बार 3 से पहले कट जाएगा। ठीक है, 13 यहाँ करिए, 3 है कहीं 3, 4 और 3 चौक 12, फिर इसको 2 से काट दीजिए, 13, 1 2 एक बार में, फिर 2, और फिर 2 से एक बार लग जाएगा, तो 3, और यहाँ 1 और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो गुना में आ जाएगा आपको कितना, यहाँ 13 है ना, तो 13 आपका आएगा, इसको जब निकालिएगा ना तो 13 गुना 3 आएगा, है ना, 13 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो इसको करिएगा तो 13 तिया 39, 13 यहाँ 13 था। ठीक है, 13 और गुना 3, 13 तिया 39, और ये 2 दूनी 4, 39 गुना 4 करिएगा कितना होगा, 156। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 156, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है,
यदि 0.75 अनुपात x से समानुपात 25:8 है तो इसका x का मान क्या होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको करते हैं क्या, देखिए इतना बटे इतना बराबर में 25/8 कर दीजिए। तो 0 कितना है 75/x करिए बराबर 25/8 करिए, ठीक है। तो x का मान यहाँ से निकाल दीजिए। तो इसको दशमलव उड़ाइएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 25 दिया इधर 75, ठीक है। 25 दिया 75 हो गया। अब x का मान निकालना है हमको, तो x को इधर कर दीजिए, ठीक है। और x को इधर करिए, यहाँ देखिए इधर 100 है इधर 8 है, इसको और भी काट सकते हैं। तो 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, ठीक है। और यहाँ 4 दूनी 8। तो x का मान निकालना है, तो x को इधर करते हैं, x को इधर अगर करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 75/100x है ना बराबर 25/8, 25 दिया 75, ठीक है। और 25 दिया 75 हो गया। अब 8 को काटिए, 4 से 4 दूनी 8, यहाँ 4 गुना 25, ठीक है। x का मान निकालना है, तो x को इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6/25, ठीक है। x का मान क्या हो जाएगा 6/25 है ना, 3 यहाँ से 2 यहाँ गुना होगा 3 में, अब बटा 25 रहेगा, x इधर चला आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/25। अब 6/25 का ऑप्शन नंबर बी में है ना, 6/25 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। अब 10 2 डिग्री है, 10 88 डिग्री है, 10 3 डिग्री, 10 87 डिग्री, डॉट 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 इसी तरह से 10 45 डिग्री इधर अलग से है, ठीक है। तो इसमें क्या है देख सकते हैं, देखिए ये डिग्री का मान जो है 2 और 88 दोनों का योग कितना है 90 है। तो जब 10 में रहे 10 ये है 10 ये है और दोनों का योग 90 डिग्री हो तो ये कितना, इसका मान 1 होता है। कैसे होता है, तो इसको लिख सकते हैं 10 88 डिग्री को जैसे लिखिएगा तो 10 88 को लिख सकते हैं 10 90 - 2 है ना, 10 88 लिख सकते हैं कि 10 90 - 2 और 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा, यानी कि कोट 2 डिग्री हो जाएगा, कोट 2 डिग्री, ठीक है। तो 10 2 डिग्री और कोट 2 डिग्री, ये दोनों का गुणनफल कितना होता है 1 होता है। कैसे, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो देखिए 10 ऊपर और नीचे 10 तो कट जाएगा तो 1 होगा, यानी कि 10 10 में जब रहे तो दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसका मान 1 हो जाएगा, यानी इसका मान 1 है, इसका भी मान 1 है, यानी 87 3 90 होता है। इसी तरह से सबका मान 90 90 योग किया हुआ है ना, डॉट 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 इस तरह से यहाँ देखिएगा 47 और 43 दोनों का योग 90 है, यानी कि ये इसका मान 1 1 गुना 1 गुना 1 और 10 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, यानी कि टोटल का 1 1 1 गुना करिएगा तो 1 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है। इसमें क्या है, 7 लड़कियां ABCDEFG की ऊंचाई की तुलना की जाती है। डी की ऊंचाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है, डी की ऊंचाई 4 लड़कियों से कम अधिक है। तो मान के ये 7 ऐसे कर दिए, ठीक है। कम से कम 4 से अधिक है तो 1 2 2 3 4 4 से अधिक यहाँ पर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ऊपर हो सकता है, ठीक है। लेकिन वह सबसे लंबी नहीं है, ठीक है। वो लंबी कौन, डी जो है सबसे लंबी नहीं होगा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ए की ऊंचाई बी तथा एफ से अधिक है। अब ए की ऊंचाई बी तथा एफ से अधिक है, इसका कहाँ पर बैठाएं क्लियर नहीं है, ठीक। फिर क्या बोला, तथा एफ की ऊंचाई ई से कम है, ए की ऊंचाई डी से कम है, जी की ऊंचाई सी तथा डी दोनों से अधिक है। अब पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए 5वीं सबसे लंबी हो सकती है, सी 4थी सबसे लंबी हो सकती है, जी 5वीं सबसे लंबी हो सकती है, जी दूसरी सबसे लंबी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो हिसाब है ये थोड़ा सा क्या इतना कैलकुलेटिव है ये कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्नों को आपको क्या करना है, स्किप कर देना, ठीक है। स्किप कर देना है, स्किप करने में ही आपको फ़ायदा है, ठीक है। इसको स्किप करके आप लास्ट में देखिएगा टाइम बचे तो बनाना है, इसमें उलझ जाएंगे। देखिए आपका टोटल पूरा सेट में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ रहता है, आपको जानबूझ के उसमें टाइम टेकन वाला दिया रहता है, जानबूझ के उलझाया जाता है कि आपको जो स्मार्ट स्टडी को देखा जाता है कि कितना टैलेंट है ये लड़का, ठीक है। तो आप छोड़ देने में ही इसमें आपका क्या आपके टैलेंट या दिमाग को पढ़ा जाता है, इसको कि छोड़ना ही छोड़ना है, इसका छोड़ने में ही अच्छा रहता है, ठीक है।
इसलिए इस टाइप के हिसाब को तुरंत स्किप कर दीजिए। समझ में ना क्लियरिटी अगर समझ में नहीं आए, इसको क्या बहुत टाइम भी लगेगा और गलतियाँ भी होने का पूरे चांस रहता है, ठीक है। इसलिए ये सब हिसाब को, और इसमें छोड़ना ही छोड़ना, इसको स्किप कर देना, ठीक है। ये हिसाब ही वैसा है कि जल्दी बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है या करते हैं। कंपनी एबीसी के पास अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में सबसे अधिक ग्राहक है ना। इसका आंसर आपको बता देते हैं, 14 का आंसर क्या होगा, जी 5वीं सबसे लंबी हो सकती है, ठीक है। इसमें भी देखिए आंसर में भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें क्या बोला, कंपनी एबीसी के पास अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में सबसे अधिक ग्राहक है, ठीक। अब निष्कर्ष में क्या बोला, कंपनी एबीसी के पास कुल ग्राहकों के 58% ग्राहक है, ठीक है। अब कथन से इसको कोई लेना देना, 58% ऐसा कोई बात कथन में नहीं लिखा है। फिर कंपनी एबीसी के उत्पाद बाजार में सबसे सस्ते हैं, तो है ना, क्या बोला था, निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है, तो इसमें कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मालूम, ना तो 1 ना ही 2 इसका पालन करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है इसका। नेक्स्ट है, भिगयोर शब्द में निम्न में से किन 2 क्रमागत अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे कम अक्षर मौजूद है। सबसे कम अक्षर किसके बीच है, जैसे कि भी और आई के बीच देखेंगे तो इसके बीच कितना है, भी है 22 पर और आई है 9 पर, तो 9 और 22 के बीच कितना अंतर हो जाता है, तो 13 है ना, 13 अक्षर इसके बीच है ना। तो उसी तरह आज देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, वही बोला कि किन 2 क्रमागत अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे कम अक्षर है। तो ऑप्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे वाई और यो के बीच देखिए, तो वाई और ओ के बीच कितना है, इसके बीच में भी अच्छा खासा ज़्यादा है ना, जैसे 16, ये ओ कितना है 15 पर है और ये वाई 25 पर है, 10 अक्षर इसके बीच। और आई और बी के बीच कितना है, तो इसके बीच है 7 अक्षर और इसके बीच है 5 अक्षर, और ये 15 और 18 इसके बीच 3 अक्षर है। सबसे कम किसके बीच है, तीसरी के बीच है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ओ और आर के बीच मात्र 3 अक्षर है, ठीक है। तो सबसे कम पूछा किसके बीच है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे सूचीबद्ध की गई 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इसमें क्या है, 343 जो है ये 7 का क्यू है मालूम, और ये 8 का क्यू है और ये 6 का क्यू है, लेकिन ये क्या क्यू नहीं है किसी का, है ना, ये घन नहीं है, ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अलग है, बाकी सब क्या घन है ना, क्यू क्यूब है ना, तो ये क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ये अलग है। नेक्स्ट है, A11 D8 और G5, तो आगे क्या होगा, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि A और 3 है ना, D हो गया और D और 3 फिर इसमें जुटा तो G हो गया, यानी 7वें स्थान पर है, 7 3 10, 10वें स्थान पर कौन होगा, J है ना, तो J यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। फिर क्या, 11 - 3 हुआ है 8, 8 - 3 हुआ 5, 5 - 3 होगा कितना होगा 2 यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 21 से। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करना है तो आपको इसको कैलकुलेट कर दीजिए आसानी से, है ना। जैसे 3 से ये कट गया, 27 तिया 81 और ये 7 तिया 21, तो ऊपर इधर कितना बच गया, 27 तिया 81 बच गया, ठीक है। अब इधर कैलकुलेट करते हैं तो 4 तिया 12 और 2 14/3 है ना, माइनस में क्या है 14/3 और भागा है 7/9, तो पहले भागा ही होता है, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ गुना है और भागा तो पहले भागा ही होगा, तो 7/9 है तो इसको उलट देंगे 9/7 हो जाएगा, ठीक। और गुना 121/6। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है। 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, अब कितना से कटेगा, 3 से ये कटेगा ना, 3 दूनी 6
और 2 से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो इधर कितना हुआ 81 माइनस 121, तो 81 और 19 हो जाएगा 100, और इधर है 21, 21 और 19 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 81 में 121 घटाएंगे तो -40 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर -40 दिया हुआ है, ठीक। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 13 का क्यू -4 का क्यू है, ठीक है। बट्टे में है 13 -8 भागा 2 फिर भागा 8 और माइनस में ये है, ठीक है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ये सेकंड पार्ट करेंगे। तो 13 का क्यू कितना होता है, 13 का क्यू होता है 2197, कितना होता है 13 का क्यू होगा 2197, -4 का क्यू कितना है 64, ठीक। अब बटा में इस कितना है 13 -8 भागा 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 13 -4 कितना हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 9, ठीक। ये इसका टोटल हो जाएगा 9। अब इसको घटाइए, 2197 में 64 घटाइएगा, 7 में 4 गया 3 और 9 में से 6 गया 3 और 21 है ना, 21 33 बटा 9। अब इसको काटिएगा तो कट जाएगा है ना, 9 दूनी 18 और 3 9 तिया 27 और 6 9 सती 63, 237, यानी कि इसका टोटल मान आया है 237 आया, ठीक। इसका कैलकुलेट करने के बाद ये कितना आया है 237 और भागा 8 कर दीजिए, ठीक। अब माइनस करेंगे 9 छक 54, अब प्लस 2 यानी कि 56, ठीक। अब इसको बना दीजिए भिन्न का जोड़ है ना, तो ये माइनस में है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 237 माइनस 1 गुना 8 यानी कि 8 गुना 56 करेंगे 448 आएगा। तो 448 में 237 घटाएंगे तो -211 आएगा, ठीक। बटा 8, 211 बटा 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट बना दीजिएगा, पहले इसको कैलकुलेट कर लेना है भागा 8, अब फिर इसको माइनस कर देना है, ठीक। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साइन 48 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 42 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। तो इसको एक रूप में ला देंगे, यानी कि साइन में ये तो इसको भी साइन में बदल देना है। तो इसको लिख सकते क्या, तो कोस 42 माइनस थीटा है ना, इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 48 प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिएगा तो फिर इतना आएगा कोस 42 डिग्री माइनस थीटा आएगा, ठीक है। तो इसको इसलिए इस तरह लिखें कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन सेम इतना का मान आ जाएगा, साइन और 48 प्लस थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा ये है और माइनस में साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये और ये सेम है, ठीक। इतना में से इतना घट के 0 बच गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। जैसे कि क्या बोला, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, एक दीवार है और ये सीढ़ी है, इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री है। दीवार के पाद से 4√2 मीटर है इसका दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 4√2 है। सीढ़ी की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई यानी कर्ण पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये दिया क्या है आधार, और आधार और कर्ण से रिलेटेड किसका फॉर्मूला होता है, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है ना। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो कोस का ही मान लगा देंगे। कोस 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2, ठीक है। कोस 45 डिग्री का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4√2 बटे कर्ण यानी कि h, यहाँ से h का मान निकल जाएगा है ना। h इधर कर देंगे और ये गुना कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4√2 और गुना √2 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में 8 दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, जिससे रिलेटेड रहेगा, जैसे कि मान के चलिए आपको यहाँ पर लंब पूछ दिया था, दीवार की लंबाई क्या है, तो लंब बटे आधार, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, लंब बटे आधार यानी कि टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 45 डिग्री का मान हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये वाला दीवार की ऊंचाई निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से निकाल लेना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दो श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसको योग निकालना है। तो 8 लिखा है प्लस 27 प्लस 64 प्लस डॉट 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 1000 लिखा है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, तो इसको ये क्या है, 8 क्या है, 2 का क्यू है, प्लस 27 क्या है, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है, फिर इसके बात करेंगे। तो 27 क्या है, 3 का क्यू है, प्लस 64 क्या है, 4 का क्यू है, और प्लस डॉट 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 इस तरह से यहाँ 10 का क्यू है, प्लस में ना 10 का क्यू। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आता है 1Q प्लस 2Q प्लस डॉट 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 NQ। ये टोटल योग का एक फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, n प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ये 1 से स्टार्ट होता है तब, है ना, लेकिन यहाँ 2 का क्यू दिया हुआ है, 2 का क्यू से स्टार्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के 1 का क्यू यानी कि 1 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे। ठीक, तो इसको लगाते हैं, पहले इसका जोड़ निकालते हैं। तो इसका क्या 10 तक क्यू है, तो क्या करेंगे n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 10 इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे ना, क्योंकि 1 से नहीं था ये, तो 1 घटा देंगे। तो इसको कैलकुलेट करिए, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये अंदर क्या हो गया, 11 पच्चे 55, 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर कैसे होता है, जैसे किसी भी 5 के पावर 5 है, जैसे 55 52, 5 के बाद जो है जैसे 52 हो गया, 53 हो गया, इस तरह का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करते हैं, स्क्वायर निकालना है तो पच्चे, ये जो फर्स्ट वाला इकाई अंक है उसको लिख देना पच्चे 25, अब जो दहाई अंक पर है पच्चे 25, अब प्लस इसको कर देना 5 जोड़ देना जो इकाई अंक पर है, पच्चे 25 5 30 है, यानी कि इसका वर्ग हो गया 30 25। ठीक है, तो 30 25 वर्ग हो गया, और इसमें -1 कर देना है, ये घटा देना है, तो 30 24 हो गया, यानी इसका मान 30 24 है। टोटल इसका मान कितना निकल गया, 30 24। ठीक है, अब इसका जोड़ देना है ये वाला मान। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसको समझिए। देखिए, आपको बताने के लिए क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से बहुत कम समय में बनते जाएगा ये सब। ठीक है, तो 30 24 का मान आ गया। अब इसका मान निकालते हैं। इसको क्या है, ये कौन फार्मूला पर है, तो ये किसी भी फार्मूला पर नहीं है, इसको फार्मूला पर ला देंगे। कौन सा, तो ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक होता है ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है उस पर ला देंगे। कैसे, तो 2 इसमें कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह से बचेगा, है ना, प्लस डॉट 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 10। ठीक है ना, 2 दाएँ 20 यहाँ होगा। तो अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पर आ गया, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है, और ये 2 इधर है तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना इसमें करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा, यानी 10 गुना 11 हो जाएगा, है ना, n इंटू एन प्लस 1 यानी कि 10 है, तो 10 अब प्लस 1 करके यानी 10 गुना 11, 10 गुना 11 यानी 110, 110 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इसमें प्लस है ये ना, प्लस है, तो 110 प्लस हो जाएगा, 4 3 1 3 31 34, 31 34 क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो गया 31 34। नेक्स्ट है, विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण लिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 रुपये का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया, यानी ब्याज कितना है, 768 रुपया उसका साधारण ब्याज हुआ है, और उसका मूलधन क्या था, 1200 रुपया। तो इसको ऐसे समझिए, 1200 रुपया है। ठीक है, और क्या बोला, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है, यानी कि ब्याज का दर अगर मानते हैं x है, x% है,
और उसका जो कितने वर्ष के लिए, तो वो दोनों बराबर है, यानी कि x वर्षों के लिए। ठीक है, तो x प्रतिशत और x उसका टाइम भी है ना। तो ये हो गया मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है, बराबर ये क्या हो गया, ब्याज है ना। ब्याज बराबर कितना है, 768। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ गया। परसेंटेज से ये 2 शून्य कट गया। ठीक है, और 12 से ये काटिए इसको, बरछक 72 और बचा कितना 4, बरछक 48। ठीक, तो इधर क्या है, x² बटे 64। तो x का मान क्या आएगा, 8, यानी x का मान यानी वर्ष का मान और प्रतिशत जो ब्याज दर है, दोनों का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से इसको आसानी से बना लेना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए, बी और सी अकेले काम करते हुए किसी कार्य को 15, 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकता है, वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए तीनों अलग अलग इतना काम करता है, तीनों क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। इस टाइप के हिसाब आपको पहले भी बताएं थोड़ा डिटेल में, लेकिन यहाँ आप शॉर्टकट में कैसे बना लेना है, इस टाइप करे अकेले अकेले काम करता है, तीनों का एलसीएम लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 15, 20 और 25। ये तीनों का एलसीएम आएगा आपको 300। ठीक है, 300 लिखिए यहाँ। अब बटा में कितना लिखना है, भागा दे के लिखते जाना है। जैसे कि 15 से 300 में भागा देंगे, कितना आएगा, 15 में 300, 15 से 300 में भागा देंगे, 15 दूनी यानी 20 बार में कटेगा, 20 लिखिए प्लस, फिर यहाँ 20 से भागा देंगे 300 में, तो कितने बार में कटेगा, तो 15 बार में ना। फिर प्लस करिए, 25 से भागा देंगे कितने बार में कटेगा, 12 बार में। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए नीचे, तो 20 और 15 कितना हुआ, 35 और 12 कितना हुआ, 35 और 12 47, यानी कि 300 बटे 47 आंसर हो जाएगा। 300 बटे 47 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका है, अब वो आएगा 34। 34 में क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें क्या किया, 256 ये किसका स्क्वायर है, तो 16 का है ना, 16 का स्क्वायर है ये, और फिर ये 625 जो है ये किसका है, 25 का है, 16 9 25 हुआ, और ये किसका है, 1296। ये वैसे नहीं है मालूम, ये कैसे है, 4 के पावर 4 करिए कितना होगा, 256, 5 के पावर 4 करिए, है ना, 4 के पावर 4 है ये, फिर 5 के पावर 4 है ये, फिर 6 के पावर 4 है ये 1296, और ये 7 के पावर 4 है ये 2401, तो 8 के पावर 4 अब आंसर होगा। तो 8 के पावर 3 कितना होता है, 512, और एक बार 8 गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 12 8 96, यानी 40 96। 40 96 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, वह राज का पुत्र है जो मेरी छोटी बहन का पिता है। राज का सोहन से क्या संबंध है। देखिए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, सोहन ने कहा कि जो लड़के के बारे में बोल रहा है कि वह राज का पुत्र है ना। लड़के की ओर इशारा करते हुए सोहन कह रहा है, सोहन जो कह रहा है ना वो स्वयं को मान लीजिए, ठीक है, कि आप कह रहे हैं, ठीक है, तो आसानी से बनेगा। यानी आप कह रहे हैं कि वह राज का पुत्र है, सोहन कह रहा है कि वह राज का पुत्र है जो मेरी छोटी बहन का पिता है। मेरी छोटी बहन का पिता है यानी कि मेरा भी पिता है, ठीक है ना। मेरी छोटी बहन का पिता है यानी कि मेरा भी पिता है, यानी कि सोहन का भी पिता है। किसके बारे में बोल रहा है, तो वह राज का पुत्र है जो, अब जो है तो यहाँ जो किसके बारे में लगा है, जो लगता है किसके बारे में मालूम, ये पुत्र के बारे में लगता है। वह जो मतलब ठीक इसके पहले आता है, जैसे वह राज का पुत्र है यानी पुत्र कौन है, वो लड़के के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तथा रहता है तो स्टार्टिंग वाला लगता है, जैसे राज वाले में लगता है, वह राज का, ठीक है। तो वह राज का पुत्र है जो, यानी कि लड़के के बारे में बोल रहा है कि लड़का जो है
वह मेरी छोटी बहन का पिता है, यानी कि मेरा भी पिता है, यानी सोहन का पिता है वो। तो राज का सोहन से क्या संबंध है? तो जो लड़का है सोहन का पिता है, ठीक है, और पिता का वो पिता है राज है ना, क्योंकि राज का वो पुत्र है, तो हो जाता है क्या, राज क्या हो जाता है, सोहन का दादा हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं दादा, ठीक है। तो अब क्या है कि ये इसका मतलब क्या है, जो है ना, ये जो है ये राज के बारे में लगा, ठीक, पुत्र के बारे में नहीं लगा है यहाँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार से यहाँ दादा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब जो क्या है इसके बारे में लगाना है, राज के बारे में, यानी कि राज जो है मेरी छोटी बहन का पिता है, यानी कि इसका भी पिता है ना, राज का सोहन का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है तथा भागा का अर्थ जोड़ना है तथा माइनस का अर्थ गुना करना है, मतलब ये सब जो भी दिया हुआ रहता है डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन में आइए, ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन से लिखते जाइए। प्लस 15 है, भागा यहाँ लिखा है, तो भागा का अब देखिए क्या है, भागा का अर्थ जोड़ना है, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। फिर 5, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है घटाना, तो यहाँ घटा कर दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 15 + 5 - 8, 15 × 5 = 20 में 60 गया 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। क्या बोलता है, राम अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना रीजनिंग में, उसमें एक चीज़ तो आप पहले से भी जानते होंगे, डायरेक्शन वाला जो जब चलेगा ना तो सामने चलाना है, ये इसको उत्तर मानेंगे, ठीक है, सामने अपने हमेशा उत्तर मानना, ठीक है, और नीचे क्या दक्षिण है ना, साउथ, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, और राइट साइड जो है ईस्ट हो गया ना, पूरब, और वेस्ट लेफ्ट साइड जो हो गया वेस्ट हो गया, ठीक है, NESW, ठीक, NESW, यानी उत्तर इधर, नीचे दक्षिण हो गया, दाहिने पूरब, तो इधर पश्चिम हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब बोलेगा दाहिने मुड़ा है ना, कभी आता है क्या दाएं मुड़ा, कोई बाएं मुड़ा, तो दाएं जब मुड़ेगा ना तो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, जैसे यहाँ घर से निकला इधर एन तरफ और दाएं मुड़ा यानी इधर मुड़ेंगे, ठीक, दाहिने क्लॉकवाइज। अब बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉक, बाएं मुड़ेगा जैसे इधर चला, अब बाएं मुड़ना है तो एंटी क्लॉक ऐसे मुड़ेगा, ठीक, बाएं फिर बाएं बोलेगा ऐसे मुड़ेगा, बाएं बोलेगा ऐसे मुड़ेगा, ठीक, और दाहिने बोलते जाएगा तो ऐसे, दाहिने बोला ऐसे 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 है ना, क्लॉकवाइज, ठीक, ऐसे क्लॉकवाइज, दाएं बोलेगा तो क्लॉकवाइज मोड़ना है, ठीक। अब इसको बनाते हैं, क्या बोले, राम अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर सीधा चलता है, 5 किलोमीटर, यहाँ इसका घर यहाँ बना दीजिए, ठीक है, ये घर हो गया बड़ा वाला, ठीक, ये घर से निकलकर 5 किलोमीटर सीधा चलता है, सीधा चला दिए 5 किलोमीटर, यहाँ पे लिख भी दीजिए 5। अब क्या बोला, फिर वो दाएं मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर, दाएं बोला तो किधर चलेंगे, क्लॉकवाइज, इधर 8 किलोमीटर चलता है, 8 यहाँ लिख दीजिए, 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, बाएं मोड़ दीजिए इधर, ठीक, और 2 किलोमीटर चला दीजिए, ये 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलकर दुकान ए पर पहुंचता है, यहाँ क्या है दुकान है यहाँ, और ए पर पहुंचता है, यहाँ ए लिख दिए, ठीक है। वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, आगे पढ़ते जाइए क्या बोलता है, वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर की दूरी तय करके दुकान बी पर पहुंचा। राम के घर से दुकान ए तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी क्या है, तो लास्ट में क्या पूछा है, घर से, राम के घर से दुकान ए तक, तो दुकान ए कहाँ, यहीं है ना, तो आगे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, आगे आप हालांकि लिख भी दीजिएगा बनाते समय वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहीं तक पूछा है कि राम अपने घर से दुकान ए तक पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय किया, तो कितना दूरी तय किया, ये 5 किलोमीटर, फिर ये 8, 8 × 5 = 13, और ये 15 किलोमीटर तय किया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये क्या 40 और यहाँ 36 है, तो इसमें क्या हुआ, -4 हुआ है, ठीक, और इसमें -3 हुआ है ना, 36 3 33 3 36, यानी कि -4 -3, फिर यहाँ -2, अब माइनस क्या होगा 1 है ना, इस तरह से एक कम कम करके माइनस होते जा रहा है, तो -1 करेंगे क्या आएगा 30, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, एक त्रिभुज में कोण ए 30 डिग्री है, कोण बी 45 डिग्री है, तो कोण सी का मान क्या होगा, तो ए बी दिया हुआ और सी का मान पूछा है, तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो तीनों का 180 डिग्री है,
तो दो का मान दे दिया ए और बी का, तो 180 में ये दोनों का जोड़ के घटा देंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो 30 और 45 कितना है, 30 और 45 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 3 7 75 डिग्री। 75 डिग्री 180 में घटा देंगे तो कितना बचेगा, वो तीसरा कोण आ जाएगा, तो 105 डिग्री बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपये की राशि का ब्याज 450 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 की राशि है, ठीक है, साधारण ब्याज का कितना 5% वार्षिक दर पर कितने समय में, तो मान कर लीजिए टी समय में कितना ब्याज हो जाना चाहिए, तो 450 हो जाएगा। बराबर में 450 करिए, इसको कैलकुलेट करिए, टी का मान यहाँ जो आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय, ये होता है क्या, ब्याज होता है। ठीक, तो ब्याज कितना 450 दिया हुआ है, तो परसेंट से 2 शून्य कट गया, और क्या काटना है इसमें, अब काटिए 5 से इसको काट जाएगा 9 5 45, यानी कि 90 बार में। ठीक है, अब हो जाएगा क्या, टी बराबर क्या हो जाएगा 90/4, है ना, ये 4 इधर चला आएगा, 90/4, इसको 2 से कटेगा 45/2 आ जाएगा। ठीक है, 45/2 कितना हो जाएगा, 22.5, है ना, 22.5 दूनी 45। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ए अनुपात बी का अनुपात का मान कितना है 7:9, बी अनुपात सी का मान है 1:12, तो ए बी सी का मान क्या होगा, देखिए, तो इसमें कॉमन क्या है, बी है ना, बी इसमें भी, बी इसमें भी, तो उसमें जो कॉमन रहता है उसमें बराबर करना होता है। ठीक है, जैसे बी का यहाँ अनुपात कितना 9, तो इसको यहाँ पर 1 है, तो इसको 9 से इसमें गुना कर देंगे तो बी और दोनों बराबर हो जाएगा ना, बी इसमें भी 9 इसमें भी 9 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 9 है तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए, 9 1 9 बरनमा 8 से, अब देखिए बराबर हो गया। ठीक, बी कॉमन है, तो बी का मान अनुपात यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। अब क्या हो जाएगा, ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, ए का मान, ए का अनुपात है 7 और बी का 9 और सी का कितना हो जाएगा 108। 7 9 108 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, 7 9 108 अनुपात 7 9 108, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समीकरण x गुना 1, ठीक, बराबर में 0 के सभी धनात्मक हलों की संख्या ज्ञात करें। सभी धनात्मक हलों की संख्या क्या होगा, जैसे कि x गुना 1 करेंगे कितना होगा, x होगा, बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे भी करिएगा, x का मान क्या आएगा 0 ही आएगा, सभी धनात्मक हलों का मान 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब रूट अंडर 1.21 है इंटू 0.9 है, बटा में 1.1 इंटू 0.11 है। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करेंगे मालूम, दशमलव का पहले हिसाब किताब कर लेना है। जैसे कि दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद ऊपर है और यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद है। ठीक है, यानी टोटल कितना 2 अंक और 1 3 अंक के बाद है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यानी कि यहाँ भी 2 और 1 3 अंक के बाद है, यानी कि ऊपर भी 3 अंक के बाद है, नीचे भी 3 अंक के बाद है, यानी कि दशमलव का कहानी खत्म हो गई। ठीक है, दशमलव को आप छोड़ दीजिए, दशमलव ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो आप कितना बच गया, सिंपल दशमलव कहानी खत्म। अब 121 का वर्गमूल कीजिए 11 और ऊपर 9 का वर्गमूल 3 और इधर 11 गुना 11 है, तो एक वर्गमूल इसका क्या जाएगा 11, तो 11 11 कट गया, बचा क्या 3। ठीक है, 3 हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो इसको भी कर देंगे। 32/4 कितना हो जाएगा 8 होगा ना, 4 8 32 माइनस में पहले क्या होता है, काकी करिए को भाग तब गुना, है ना, तो ये पहले भाग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर ही होगा। 8/3 यानी कि गुना 5 होगा, यानी कि 40 8 5 40/3, ऊपर क्या है 40/3, बटा में क्या आएगा 5 तिया 15 और 6 3 9 -9 होगा। ठीक, तो 9 6 15, यानी कि बटा में ये 15 में से 9 चला जाएगा, क्या होगा यहाँ 6। ठीक है, अब ऊपर में गुना करिए 3 8 24 -40, 24 -40 क्या होगा -16/3 और बटा में कितना था 6, बटा में कितना है 6। ठीक है, अब इसको काटिए, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 8 16, 2 से कटेगा ये 3 बार में। ठीक,
तो ऊपर क्या हो गया -8/3 तो ये 9, -8/9 कितना है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यदि a/4 बराबर में है b/5 बराबर में c/5, तो जब इस तरह से बराबर में रहने तो इसका मतलब ये होगा a का मान है 4, b का मान है 5, c का मान 6 है। ठीक है, तो इसलिए a b c का अनुपात कितना हो जाएगा 4:5:6, 4 5 6 कहाँ है, 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है आपका 54। इसमें क्या बोला, कितने तारे टायर तथा पेन दोनों है। देखिए टायर का ये वाला है सर्किल, तारा ये वाला है स्क्वायर शेप वाला, और पेन यहाँ लिखा है ना, पेन देखिए लिखा है, पेन ये ट्रिंगल वाला। ठीक, अब पूछा क्या, कितने तारे, तो पहले तारे पर जाना है, तारे कौन सा है, तारा ये वाला। ठीक, अब इसके अंदर से ही चुनना है, क्या बोला, कितने तारे टायर तथा पेन दोनों है, तो टायर के अंदर यानी कि ये ब्रीथ के अंदर भी आना चाहिए, और पेन यानी कि ट्रेंगल के अंदर भी आना चाहिए। तो ये ब्रीथ के अंदर और ट्रेंगल के अंदर ये आ रहा है यहाँ पर 2, यानी कि तीनों के अंदर आना चाहिए, तो यहाँ 2 है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2। ठीक, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 पदों में से 3 किसी प्रकार संगत है और 1 असंगत है, तो असंगत का चयन करें। तो इसमें क्या किया मालूम, ये क्या है 16वें स्थान पर है पी, 16 3 कितना हुआ 19, और इसमें क्या गया 18 4 22, इसमें 3 प्लस हुआ, इसमें 4 हुआ, इसमें कितना प्लस हुआ 11 3 14, इसमें 1 3 4, यानी कि इसमें 3 3 प्लस हुआ, इसमें और इसमें 3 प्लस हुआ है। ठीक है, और इसमें 4 प्लस हुआ, तो ये अलग है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, इस टाइप के प्रश्न रहे तो पूरा मत पढ़िए, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन करते उसके बाद पढ़ते जाइए। यहाँ 8 लिखा है प्लस, आप देखिए यहाँ प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या घटाना, तो यहाँ लिखिए -2, फिर यहाँ -19 है तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुना, तो यानी गुना लिखिए 19। ठीक, फिर यहाँ माइनस का अर्थ क्या है गुना, और ब्रैकेट में 4 लिखिए, और प्लस का अर्थ क्या है घटाना, यानी कि -27, और गुना है ना, गुना का अर्थ क्या है भागा, तो भागा करेंगे 3। ठीक, तो 3 9 87, ये 9 कटेगा यहाँ। ठीक, अब इसको देखिए 19 दूनी 38, ये 8 में से घटेगा तो -30, और गुना ये 4 में से 9 घटेगा तो -5, तो ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 30 × 25 150, 150 का ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, तो पहली संख्या से इसमें क्या है 2 के पावर 5 करिएगा ना 32 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना, 5 करिएगा तो 4 के पावर 5 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 4 × 16, 5 करिएगा, 4 × 16 64, अब फिर गुना करिएगा 4 256, अब फिर गुना करिएगा 4, तो 256 गुना 4 कितना हो जाएगा 1024, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप से पालन होता है। तो 2 कथन दिया हुआ है। ठीक, इसमें क्या लिखा है, कुछ कीवी हरे हैं, कुछ सेब कीवी है, कुछ कीवी हरे हैं, यहाँ कीवी कर दीजिए, और ये हरे हैं। ठीक, अब क्या बोला, कुछ सेब कीवी है, यानी कि ये कीवी जो है कुछ सेब कीवी है। अब क्या बोलता है निष्कर्ष में, कुछ कीवी पीले हैं, तो पीले का तो बात ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर क्या बोला, एक सेब हरा है, तो एक सेब हरा है, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ कोई कनेक्शन हरा और सेब से नहीं है, तो यानी दोनों गलत है, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आएगा 61।
अब देखिए 10a का मान कितना है, 3/4 दिया हुआ है। अब कोस ए माइनस साइन ए बट्टा में कोस ए प्लस साइन ए दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए 10a का मान दिया है, तो इसको आसानी से कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10a में इसको बदल देंगे। 10a में कैसे बदलेगा, देखिए इसको कोस ए है ना यहाँ, तो इसको पूरे में कोस ए से भागा दीजिए, ऊपर नीचे कोस ए से भागा देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे जब कोस ए से भागा देंगे तो इसमें कोस ए से भागा देंगे, क्या बचेगा, कोस ए में कोस ए से कट जाएगा 1 होगा, है ना। और इसमें साइन ए, अब बटा कोस से करेंगे तो साइन ए बटा कोस से क्या हो जाएगा, 10a हो जाएगा, ठीक है। जब कोस ए से भागा दीजिए ऊपर ये आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ कोस ए से ऊपर नीचे दोनों में भागा दिए, तो इसमें भागा देंगे कितना बचेगा, 1 है ना। कोस से कट जाएगा 1, अब प्लस साइन ए बटे कोस से कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन, ठीक। अब इसको मान बैठा दीजिए, 10a का मान दिया हुआ है आपको, तो क्या हो जाएगा, इसको बैठाइएगा तो 1 माइनस 10a का मान कितना हुआ, 3/4। अब प्लस में 1 प्लस 3/4, ठीक। अब इसको 4 कहीं 4 में से 3 गया, यानी कि 1/4 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 4 कहीं 4 3 7/4, है ना। तो 1/4 और है ना 1/4 बटे 7/4, यानी कि 7/4 इसको उलट जाएगा 4/7 हो जाएगा, यानी 4 से 4 कट गया, यानी 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से बना लेना, कैसे, इसको 10a में बदलना है। 10a में बदलने के लिए कोस ए से ऊपर नीचे भागा दीजिए, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 75,000 रुपये की राशि पर 2.5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष की अवधि की साधारण ब्याज की राशि क्या होगी, साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, तो जो मूलधन होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय, ये होता है साधारण ब्याज। तो इसको टोटल ये तीनों को गुना करके कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए, तो ये गुना यहीं कर दीजिए, ठीक है। आप आसानी से काटिए, तो 2 तिया 6 और 5 11/3% है, ठीक। और गुना में है 5% से 2 शून्य कटेगा, 1 और 2 कट गए, 2 शून्य। अब किसको काटेंगे, हाँ 3 से इसको काटिए, 25 तिया 75, है ना, 1 शून्य भी रहेगा। अब बच गया खेल क्या, अब ऊपर हो गया 25 यानी 250 गुना 5 गुना 11, तो 25 और गुना यहाँ 5 कर दीजिए, 25 कितना हो जाएगा, 125, ठीक। 1 शून्य है तो 1 शून्य बैठा दीजिए, अब गुना 11 कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो 0 11 5 55 और बाकी 5 11 2 22 5 27, बाकी 2 11 11 और 2 13, यानी कि 13,750। 13,750 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है ना। 13,750 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आसानी से आप ऐसे बना लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपये और 9 वर्ष के बाद 15,000 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न रहे तो कैसे बनाना है, देखिए 6 वर्ष में हुआ 12,000 और 9 वर्ष में हुआ इतना, तो ये दोनों को जब घटाइएगा तो 3 वर्ष का ब्याज निकलेगा ना, है ना। 6 वर्ष के बाद इतना हुआ था और 9 वर्ष के बाद इतना हुआ, तो ये दोनों को जब घटाइएगा 15 में से 12 घटिए कितना होगा, 3,000 रुपये जो हुआ, ये 6 वर्ष का, ये 9 वर्ष का, यानी 6 3 9, है ना। तो 3 वर्ष का ब्याज वही है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 3 से काट देंगे, 1 वर्ष का इंटरेस्ट जो होगा 1,000 रुपया होगा, ठीक है। 1 वर्ष का हुआ इंटरेस्ट, ये 1,000 रुपया हुआ। अब 1,000 रुपये 1 वर्ष का इंटरेस्ट है, तो इसका मूलधन निकाल लेंगे हम लोग, कैसे, 6 वर्ष का ब्याज टोटल क्या हुआ, धनराशि क्या हुआ, एक धनराशि 6 वर्ष के बाद इतना हो गया था, इसमें जब इतना हो गया यानी कि 6 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तो 1 वर्ष के बाद 6,000 है, 1,000 है, 6 वर्ष का 6,000 हो जाएगा, 6,000 इसमें से घटा दीजिए, तो मूलधन कितना हो गया, 6,000 रुपये, ठीक है। और ब्याज 1 वर्ष का कितना होता है, इसका 1,000 रुपये निकाले थे हम लोग, ठीक है। ब्याज इतना है 1 वर्ष का, और मूलधन ये गुना 100 करिए, इसका ब्याज की दर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया, और तो कितना बचा, ऊपर में 100/6, तो इसको 2 से काट दीजिए, 50/3, 50/3 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 16 तिया 48 और 2 50/3% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब इसको कैलकुलेट करना है, देखिए 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 14, तो -3 गुना 14 और प्लस √x बराबर में क्या है, 8 तिया 24 -2 कितना हो जाएगा, 22। अब वो क्या करेंगे,
चौतिया 28 है ना, ये माइनस में है तो 28, ये इधर जोड़ दीजिए, इधर जाएगा तो क्या होगा, जुट जाएगा, इधर माइनस में है तो 28 और 22 कितना हो जाएगा, 28 और 22 हो जाएगा 50 होगा ना। चौतिया 42 है ना, चौतिया 42 और 22 है ना, 42 इसमें जुटेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 और 6 64 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट x का मान कितना आया, 64 है ना, रूट x का मान है 64, तो x का मान क्या होगा, तो ये वाला रूट इधर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, इधर जब भेजेंगे स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 का वर्ग, 64 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 का वर्ग हो जाएगा 40 96, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 64 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए घनों का आयतन जो होता है तो क्या होता है, भुजा क्यू होता है ना, एक क्यू होता है, तो ये भुजा निकाल लेंगे पहले, ये आयतन दिया हुआ है तो भुजा निकाल लेंगे ना, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका आयतन का मतलब घनमूल्य इसका निकालेंगे तो भुजा निकल जाएगा, यानी 64 का घनमूल्य क्या हो जाएगा 4, और 1331 किसका घन है, तो ये 11 का है, यानी कि 11 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया भुजा का अनुपात। तो क्षेत्रफल में क्या था, स्क्वायर होता था, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16 और 11 का स्क्वायर करेंगे 121, यानी 16 और 121 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, माना एक समुच्चय S बराबर 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 है, तो 4 गुना माध्य प्लस 2 गुना बहुलक गुना माइनस में क्या 8 गुना माध्यिका का मान क्या होगा। तो इसमें देखिए जैसे 4 गुना माध्य बोला तो पहले हम इसका समुच्चय का क्या करें, माध्य निकालेंगे, बहुलक निकाल लेंगे और माध्यिका निकाल लेंगे, ठीक। फिर इसमें बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले इस समुच्चय का क्या निकालते हैं, माध्य। माध्य क्या होगा, टोटल योग बटा कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, ठीक है। तो इसमें 10 गो संख्या है, तो इसको पहले जोड़ेंगे, तो ये क्या होगा 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 9 25 और ये 5 30 हो जाएगा, ठीक है। टोटल योग 30 है, माध्य निकालना है तो बटा कितने संख्या 10 से भागा दे दिए, तो ये 10 से 30 10 या 30 3 बार में कट गया, यानी कि माध्य क्या निकल गया हम लोग का, माध्य निकल गया 3, यानी कि 4 गुना माध्य लिखा है, यानी कि 4 गुना 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 प्लस बहुलक निकालना है ना, 2 गुना बहुलक, 2 गुना बहुलक करना। बहुलक क्या होता है, जो समुच्चय में जो बहुत बार आया है, यानी कि सबसे अधिक बार जो आया है वो बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 4 आया ना, 4 बार आया 4, तो ये जो बहुत बार आता है कौन आया, बहुत बार 4 आया, यानी कि 4 इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। फिर माइनस 8 गुना माध्यिका। माध्यिका क्या होती है कि जो भी समुच्चय पूरा दिया हुआ है ना उसको बढ़ते क्रम में सजाइए, और बीच वाला जो होता है वो उसकी माध्यिका होती है। तो इसको बढ़ते क्रम में अगर सजाएं तो बीच में कौन आता है, तो इसको 4 इधर करिए और 4 इधर करिए, बीच में कौन आ रहा है 3 और 3 2 को आ रहा है। तो जैसे अकेला आता 3 तो वही 3 आंसर हो जाता है, लेकिन 2 को आता है ना तो उसको जोड़ के बटा 2 कर देते हैं, ठीक। तो 3 3 6 बटा 2 करेंगे तो क्या होगा 3 ही होगा, यानी कि माध्यिका इसका क्या निकला 3, ठीक। माध्य क्या निकला था इसका, माध्य निकला था 3 और बहुलक क्या निकला था 4, ठीक है। तो इसको बैठा दीजिए, 8 माइनस में क्या करेंगे 8 गुना माध्य का, यानी 8 × 24, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 12 8 20, 20 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा -4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, -4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, माध्य आपको जानना चाहिए, माध्य कैसे निकलता है। तो माध्य जैसे औसत निकलता है सेम वैसे माध्य निकलता है। बहुलक कैसे, तो जो बहुत बार आया। माध्य का कैसे, तो बढ़ते क्रम में लिख देना, या मान के चलिए ये अलग तरीके से भी देता है, जैसे 1 दे देता 1 2 2 और यहाँ 4 4 यहाँ 3 3, तो इसको भी क्या करते हैं बढ़ते क्रम में पहले से जाते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 2 प्लस 1 2 2 और 3 3 और फिर 4 4 लिखते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम में सजाएंगे, उसके बाद जो बीच में आएगा वो माध्यिका कहलाता है, ठीक। इस तरह से इसको बनाना है, ये जान जाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। कुछ भी पूछे तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया -4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक वृत्तखंड की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और इसका केंद्रीय कोण 125 डिग्री है, तो इसकी परिधि की लगभग माप ज्ञात कीजिए। तो इसकी परिधि निकालना है, ठीक है। वृत्तखंड
का परिधि निकालना है आपको। तो इसमें क्या होगा मालूम, पहले निकालते क्या मालूम, वृत्तखंड की चाप की माप निकालना है आपको पहले, ठीक है, क्योंकि वृत्तखंड की त्रिज्या ये दिया हुआ है, इसका केंद्रीय कोण ये दिया हुआ है, और परिधि की लगभग माप क्या होगा। तो पहले वृत्तखंड की चाप, देखिए वृत्त में क्या होता है, परिधि निकालना थोड़ा सा लेंदी होता है। क्या होता है, जैसे लेंदी टाइप का मतलब दिया जाता है, जैसे परिधि क्या होता है, बाहर का जो एरिया होता है ये, मतलब जो डिस्टेंस होता है ये परिधि होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये भी जुड़ता है, क्योंकि वृत्त अर्धवृत्त हो गया, वृत्तखंड हो गया, या तो इसमें ये भी जुटेगा ना, आर प्लस आर, यहाँ 2r जुटेगा, ठीक है। तो पहले चाप का निकालते हैं, फिर 2r जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वृत्त का परिधि होता है क्या, 2πr होता है, ठीक है, और वृत्त का परिधि 2πr, आर कितने देगा 18, ये टोटल का होता है। लेकिन 125 डिग्री कोण का निकालना है, चाप का निकालना है, तो 125/360 करना है आपको, ठीक है। ये निकलेगा वृत्त का चाप का मान, ठीक है, वृत्तखंड की चाप की माप निकलेगा ये। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैसे कैसे होगा कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करिए, पहले 5 से ये कटेगा, ठीक है, पहले इसको 18 से काट दीजिए डायरेक्ट, ये पहले 18 दूनी 36, ठीक, और 5 से इसको काटिए, 25 बचे 125, और इसको 5 से काटिए, 5 चौक 20। अब देखिए 2 से यहाँ कटेंगे, 2 दूनी 4, और फिर ये 2 से कटेगा, ये 11 दूनी 22, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 11 गुना 25/7 ये आ गया आपका वृत्तखंड की चाप की माप आ गया, ठीक है। तो 11 गुना 25 करेंगे, क्या होगा, 11 × 5 = 55, और 11 दूनी 22, 5 27, यानी कि 275 अब बटा में 7, ठीक है। तो यहाँ पर 275/7 लिख देते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आया 275/7। अब क्या करना है, इसमें 2 वृत्तखंड की परिधि है, तो 2r और इसमें ऐड होगा, तो यानी कि 2 और r कितना, r का मान कितना है 36, यानी कि 18 है, तो 2r कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा, यहाँ पे 7, 275 और 36 गुना 7 कर देंगे 252, ठीक है। अब इसको दोनों जोड़ देंगे, तो ये इसको जोड़िएगा दोनों, तो आएगा कितना 527/7, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49 हुआ, बचा बाकी यहाँ पर 3 है ना, 52 है, तो और 7 5 35 कटेगा, ये ना 37 से क्यों आया, तो 7 5 35 यानी 75 वाला कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है ना। 75 जैसे आया, दशमलव के बाद आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 75 वाला एक ही है यहाँ पर, ठीक है, 75 वाला एक ही है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है। छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। अब इसका देखते हैं क्या निष्कर्ष दिया हुआ है। छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या तो सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या तो सहायता प्रदान नहीं की जाएगी, ये तो सही है। और दूसरा क्या है, बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए, ये गलत है, ठीक है। केवल धारणा एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में राम इज बॉय को ये QAZ यानी कि क्वाज WSX और EDC लिखा जाता है। बॉय हैज कार को ये लिखा जाता है, कार इज ब्लू को ये लिखा जाता है। तो उस भाषा में राम को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो राम को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो राम को जिस प्रकार लिखा जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको ऐसे बनाना है, ऑप्शन छांट के बनाना है, तो आसानी से सबसे बनेगा और
यही बेहतर तरीका है। क्या है, कैसे देखिए, राम इज बॉय है, इसका मान ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बॉय हैज कार का ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए एक चीज़ कि इसमें तो राम नहीं है, ठीक है, यानी कि ये तीनों जो इसका मान है, इसमें ये राम का आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि राम इसमें है नहीं। बॉय हैज कार का ये है, ठीक है, यानी कि ये अगर ऑप्शन में है तो वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। PLM QAZ और IJB ये क्या है, आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर QAZ है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, कन्फर्म हो गया, ये आंसर नहीं होगा। क्यों मालूम, क्योंकि यहाँ राम है ही नहीं इसमें, क्योंकि ये है जो दिया है ना, ये बॉय हैज या तो कार, ये तीनों का ये है अर्थ, ठीक है। तो यहाँ QAZ ये आंसर नहीं होगा। और इसमें से PLM और IJB है क्या, नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये कट गया। फिर आगे क्या है, कार इज ब्लू, इसमें भी राम नहीं है, तो इसका जो अर्थ है, इसका जो मतलब है लिखा जाता है, वो भी आंसर में होगा, ऑप्शन में है तो वो नहीं होगा। जैसे इसका क्या है, EDC IJB और FTB, अब FTB है यहाँ लिखा हुआ, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक। ये कन्फर्म हो गया, ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं राम इज बॉय में। राम इज बॉय का अर्थ है क्वेज WSX और EDC, है ना। अब देखिए यहाँ EDC यहाँ था ना, EDC कार इज ब्लू को लिखा था ना, यहाँ पर कार इज ब्लू, यानी कि कार इज ब्लू, ये तीनों में से किसी का है EDC, यहाँ है देखिए EDC है इसमें, यानी कि EDC आंसर इसका नहीं होगा। अब यहाँ पर कन्फर्म हो गया WSX ही इसका आंसर होगा। राम इज बॉय का WSX इसका लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा। नेक्स्ट है, 9 खिलाड़ियों ABCDEFG और H और M में से एक टीम चुनी जानी है। टीम में 6 खिलाड़ी होंगे। A को B के साथ नहीं चुना जा सकता है, G को H के साथ नहीं चुना जा सकता है, H तथा A समान टीम में होने चाहिए, और E को F के साथ नहीं चुना जा सकता है, C को H के साथ नहीं चुना जा सकता है, लेकिन हमेशा D के साथ चुना जाना चाहिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा टीम का सही चयन है। अब इस टाइप के ये सब क्या आप बनाए नहीं कभी, तो अब समझ में नहीं आएगा कि बनेगा कैसे, ठीक है। तो इसको जब समझेंगे ना, आसानी से अपने दिमाग से ही इसको बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, क्या बोला, इसको पढ़ते जाना है। 9 खिलाड़ी है, ठीक, उसमें से क्या बोला, इसमें से एक टीम चुननी है। अब टीम में 6 खिलाड़ी होंगे, ठीक है। A को B के साथ नहीं चुना जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कौन सा टीम का सही चयन है। सही चयन में मतलब क्या है, ये सबको फॉलो करना है। A को B के साथ नहीं चुना जाना चाहिए, चुना जा सकता है, यानी कि A और B जो ऑप्शन में जिसमें रहेगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। A और B एक साथ ऑप्शन में जो रहेगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। A और B किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। G को H के साथ नहीं चुना जा सकता है, यानी कि G और H वाला जो है वो टीम नहीं हो सकता है। G और H किसी ऑप्शन में है क्या, G और H, हाँ यहाँ पर है देखिए G और H, तो ये टीम का सदस्य, ये टीम सही टीम का चयन नहीं हो सकता है, यानी कि D आंसर इसमें नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर क्या छांट के निकाल लेना है। G को H के साथ नहीं चुना जा सकता है। फिर क्या बोला, H तथा A समान टीम में होना चाहिए, H तथा A समान टीम में होना चाहिए, ठीक है। तो H तथा A समान टीम में होना चाहिए, H तथा A समान टीम में होना चाहिए। चलिए H तथा A टीम में समान होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आगे, इसको रहने देते हैं। E को F के साथ नहीं चुना जा सकता है, E और F के साथ चुना नहीं, देखिए यहाँ E F साथ में है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। फिर क्या बोला, C को H के साथ नहीं चुना जा सकता है, C को H के साथ, देखिए C यहाँ H एक साथ है, तो इसको भी चुना नहीं जा सकता है, यानी A भी कट गया। तो आंसर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। इस तरह से आपको इसको बना लेना है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से अंकों के उस समूह का चयन करें जो निम्न श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। तो इसमें क्या है, देखिए 2 और 3, ये दोनों का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसमें 5 और 7 है, और इसमें क्या होगा, ये किसका है, 17 का है ना, 17 का
वर्ग होता है 289। नहीं, यहाँ पर होगा क्या, ये तो 17 और ये है आपका 19 का, 17 2 19 है ना, 17 का, ये 19 का है। तो यहाँ पर जो कौन सा जोड़ा आएगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें क्या हो रहा है मालूम, देखिए ये 2 और 3, ठीक है, अगर ऐसे लिखिएगा 2 और 3 का वर्ग है, फिर ये 5 और 7, ठीक है, फिर इधर क्या है 17 और 19। तो एक चीज़ देख रहे हैं अभाज्य संख्या सब, तो यहाँ पर क्या होगा 11, 7 के बाद क्या आता है अभाज्य 11 और 13, ठीक है, फिर 13 के बाद देखिए अभाज्य आया 17 और 19, यानी सब अभाज्य संख्याओं का लगातार अभाज्य है ना, यहाँ पर लगातार अभाज्य के वर्ग है ना क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि 11 और 13 का यहाँ पर ये जोड़ा आएगा, 11 का वर्ग और 13 का वर्ग। तो 11 का वर्ग होता है 121 और 13 का वर्ग हो गया 169, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या हुआ +0, फिर यहाँ +1 +2 है ना, तो आया ये, फिर +3 होगा, तो D और +3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 81, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये प्रश्न जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपको टेक्नीशियन वाला एग्जाम जो अभी लाटेस्ट हुआ है 2024 में, ये हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, टेक्नीशियन के एग्जाम में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था ये। तो इसका कैसे बनाना है, देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं की लंबाई 25 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज क्या था सभी भुजा बराबर होता है, तो 25 25 25 सभी हो जाएगा। ठीक है, उसमें से क्या बोला कि और विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर, एक विकर्ण की लंबाई 14 है। ठीक है, तो एक विकर्ण की लंबाई अगर 14 करेंगे तो इसके मान करिए ये 7 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण हमको निकाल लेना है, क्यों मालूम, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण 7 दिया हुआ है, तो ये विकर्ण ये वाला मान निकालेंगे ना यार, ये वाला, तो इसको दोगुना कर देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। तो 25 और 7 यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का कोण बनाता है, इधर ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा 7 24 25 है ना, 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग कीजिएगा रूट अंडर, तो ये 24 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, तो 24 दूनी क्या होता है 48, ये वर्ग क्या निकल जाएगा 48। ठीक है, तो एक विकर्ण 14, एक विकर्ण हो गया 48। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लेना हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल हो जाता है। एक विकर्ण 14 है, एक विकर्ण क्या है 48 है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 2 से काटेंगे 7 बार में, 7 दूनी 14, 7 गुना 48, आंसर हो जाएगा 7 8 56, लास्ट में छक्का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 721 है, उन संख्याओं का अनुपात इतना है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए 1 अनुपात 7 है, यानी कि x और 7x, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, 7x बराबर 721 दिया हुआ है, 7 से इसको काटेंगे, 7 कहीं 7, 7 या 21, x का मान कितना आ गया 103, x का मान आ गया 103, तो 103 और दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 7 1 8x, 8 गुना 103 कितना हो जाएगा, 8 गुना 103 करेंगे तो 800 और 8 24, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या पाई चार्ट से आपको चार्ट से क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, दिए गए तालिकाओं का अवलोकन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना आपको। भारत का प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष ये दिया हुआ है, कुल गैस उत्पादन ये है, परिवर्तन प्रतिशत ये दिया हुआ है, ऑफ शोर उत्पादन ये दिया हुआ है और ऑन शोर उत्पादन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अब क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। देखिए ऑफ शोर उत्पादन में निम्न में से किस वर्ष उसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उत्पादन में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो देखिए ऑफ शोर उत्पादन में पूछा है, तो ऑफ शोर उत्पादन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्या, किस वर्ष में, जैसे यहाँ 2011-12 है, 2012-13 है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ गिरावट है ना,
सर्वाधिक गिरावट यानी कि कमी हुई है, तब ऑप्शन में जो है वो चारों को ही चेक करना है। बाकी दिया तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको ही चेक करना है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 2014-15 का देखते हैं, 2014-15 का देखते हैं, यहाँ पर है 2014-15 में क्या गिरावट हुई है। हाँ हुई तो है, ये देखिए ऑफशोर उत्पादन में गिरावट हुई है 2639 से कितना हो गया 2486 हो गया ना, ठीक है। तो इसमें देखिए एक मोटा मोटी पहले देखेंगे, ठीक है, एक बार फिर बाद में अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो कैलकुलेट करेंगे सबका। बाकी जैसे सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, इसको में देखना, इसमें भी देखना पड़ेगा कि कितना घटा, फिर उसका प्रतिशत निकालेंगे, है ना, जैसे कि कितना प्रतिशत किस में घटा है, कितना गिरावट हुआ है, ठीक है। जैसे 2014-15 की बात करें तो इसमें ये 2639 में 2486 घटाएंगे, जो आएगा बटा में, फिर बटा में कितना 2639 करेंगे, यानी कि इस पर कितना प्रतिशत ही गिरावट हुई है, गुना 100 करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। पहले एक मोटा मोटी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है 26 और 24 में बात करें तो लगभग 2 की गिरावट हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं 2013-14 में, 2013-14 का अगर देखते हैं तो 26 देखिए यहाँ आ गया 31 से कितना आया 26, तो ये लगभग कितना 26-5-31 है ना, तो लगभग 5 है ना, 5 की गिरावट हुई, यानी कि ज़्यादा गिरावट इससे तो ज़्यादा हो गया, यानी कि इससे ये तो आंसर होगा नहीं, डायरेक्ट अब यहाँ पर चला गया आंसर, ठीक है। तो 26-31 में चला गया, क्योंकि लगभग 5 की गिरावट हो रही है। फिर बात करते हैं सी में क्या 12-13 है ना, 2012-13 में देखते हैं, इसमें क्या हुआ 38 से 31 हुआ, यानी कि लगभग 7 है ना, 38 31 7 38 होता है, यानी कि 7 यहाँ गिरावट हुई है, ठीक है। तो ये इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, 12-13 में जो है 7 गिरावट हुई है, ठीक है, तो ये ज़्यादा है। और फिर एक ऑप्शन बच गया क्या 15-16 में देखते हैं क्या है, 15-16 में ऑफशोर उत्पादन क्या है, मात्र 1 गिरावट है, 24 से 23 हुआ है, ठीक है, 24 से 23 हुआ है, 1 गिरावट हुई, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि जो 2012-13 में इसमें सर्वाधिक गिरावट हुई है, यानी 38 से 31 आ गया, 7 लगभग गिरावट होगी। ऑप्शन नंबर 12-13 वाला होगा, 12-13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, 83 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है 2013-14 में ऑफशोर उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है उसको निकाल सकते हैं आप। 2013-14 में बात कर रहा है, 2013-14 और ऑफशोर वाला है ना, 2013-14 तो कितना गिरावट हुआ देखिए 3180 में ये 2639 घटाइएगा तो कितना आएगा मालूम, 3180 में 2639 घटाएंगे तो कितना आएगा देखिए, 0 में से 9 नहीं जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, और बच गया क्या 7 में से 3 गया 4, और 10 एक 11 में से 6 गया 5, ठीक है, 5.41 है ना, 4-1, और कितना पे गिरावट हुई है 31.80 पे, 31.80 गुना 100 करिए, ठीक है। तो ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, यानी 541 डबल शून्य और भागा दे देंगे 3180 से, ठीक है, 3180 से भागा दे देंगे तो 541, हाँ ठीक है, 54100, तो इसमें पहले एक बार में लग जाएगा है ना 5410 यहाँ पर, तो एक बार में लग जाएगा यहाँ 3180, इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसमें मालूम 17 आएगा है ना, 17, इसको जब कैलकुलेट करिएगा 17 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि 17% लगभग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। सभी वर्षों के दौरान कुल ऑनशोर उत्पादन में कितना रहा उत्पादन, सभी वर्षों के दौरान कुल ऑनशोर उत्पादन कितना रहा, तो ऑनशोर उत्पादन कुल कितना रहा, तो देखिए इसको जोड़ देना, टोटल ऑनशोर उत्पादन इसका टोटल कितना है इसको जोड़ लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। आप आसानी से इसको जोड़ना ही तो है, इसको खाली जोड़ के आंसर बता देना, ठीक है। 85 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टोटल जोड़िएगा 65.38 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान ऑनशोर उत्पादन की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, तो वृद्धि दर सर्वाधिक किस में रहा है वो निकालना है। तो 86 का
अब चेक करना है 2015-16 का ऑन शोर वाला, ठीक है। तो ऑन शोर वाला देखना है 2015-16 की बात करें और ऑन शोर वाला। तो 2015-16 में वृद्धि हुई है ना, कितना हुआ है, 8 से 1 बढ़ा है 15-16 में, है ना। 8 से 9 हुआ है, लगभग 1 से कम ही बढ़ा है इसमें, ठीक है। और फिर इसका आगे देखते हैं 2012-13 का देखते हैं। और क्या वृद्धि पूछा है ना, वृद्धि पूछा है। 2012-13 की बात करें तो 2012-13 में क्या हुआ है, गिरावट हुआ है, नहीं हाँ गिरावट हुआ, 9 से 8 हो गया। तो पूछा है वृद्धि, तो ये तो आंसर होगा नहीं 12-13 वाला। फिर है आपका 2013-14, 13-14 का पूछा है। तो 13-14 में ऑनशोर में क्या हुआ है, 13-14 में 8 और 1 9, एक वृद्धि हुई है लगभग, ठीक है। फिर आप बात करते हैं 16-17 में देखते हैं क्या हुआ। 16-17 में ऑनशोर उत्पादन में इसमें भी लगभग 9.23 से 85 हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी लगभग 1 की वृद्धि हुई है। तो इसमें 16-17 और आपको एक है आपका 15-16, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। 15-16 इसमें लगभग 1 के, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा, जैसे इतना माइनस इतना, अब बट्टा में 8.79 देना, क्योंकि इससे ये वृद्धि हुआ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा, तो ये दोनों का ना, तो इसका आएगा आपको 16-17 वाला पहले 15-16 की बात करें तो 15-16 में 5.101% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और आपका 16-17 में 6.78% की वृद्धि हुई है 16-17 में। तो 16-17 वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, आसानी है, ठीक है। 16-17 वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 कि निम्नलिखित विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें क्या हुआ है, 12,496 है, फिर 12,448 है, फिर 12,424 है। इसमें क्या हुआ मालूम, देखिए इसमें लास्ट का 2 अंक देखिए, तो 96 से 48 हुआ है ना, 48 दूनी 96। लास्ट का 2 अंक में क्या हुआ, 48 घटा, फिर लास्ट के 2 अंक में आधा हुआ, फिर 48 के आधा 24 हो गया, फिर इसका आधा हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आधा होते गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 में देखते हैं क्या है। ये सभी लाल वाला है ना, तो ये आसानी से बन जाएगा। तो सभी वाला जो है पहले वो लिख लेते हैं, सभी लाल सफ़ेद है, सभी लाल क्या है, सफ़ेद है। उसके बाद क्या बोला, सभी सफ़ेद काले हैं, सभी सफ़ेद काले हैं, यानी इसके अंदर भी आ जाएगा सभी सफ़ेद काले हैं। अब क्या बोला, कुछ सफ़ेद लाल है, कुछ सफ़ेद लाल है क्या, तो सभी सफ़ेद लाल है ना, कुछ सफ़ेद लाल है, हाँ ये सही है। फिर एक कुछ काले लाल है, कुछ काले लाल है, ये भी सही है, ठीक है। फिर ये और ये सही है, ठीक। फिर कुछ लाल काले नहीं है, कुछ लाल काले नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सभी लाल काले है ना, सभी लाल ये काले है, काले के अंदर है। फिर सभी काले सफ़ेद है क्या, सभी काले सफ़ेद नहीं है, कुछ काले सफ़ेद है ना, तो 1 और 2 सही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, कहाँ 1-2 वाला, ऑप्शन नंबर बी में केवल 1 और 2 निष्कर्ष निकलता है, ठीक। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसे किया है, देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर इसमें करेंगे 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में RSMP और LDFN को इतना लिखा है, तो लिखा जाता है इस कोड भाषा में इतना का कोड क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पर क्या है L है, यहाँ पर क्या है R है, R कितने 18वें स्थान में, 18 में से 6 गया तो 12 आया, फिर 19 में से 7 गया
है ना, -6 -7, फिर m में से -8 किया है तो 5 आया है ना, यानी -6 -7 -8 और -9 है ना, तो 16 में से 9 गया 7 है ना, यहाँ 7वें स्थान पर ये आया। ठीक, फिर आगे क्या किया, फिर l के बाद क्या हुआ, यहाँ f आया। ठीक है, तो -6 हुआ, फिर d, फिर मतलब 23 आया है, यानी कि -7 करते हैं फिर तो 23 आ गया, -8 करेंगे f में से तो 24 आ जाएगा, -9 करेंगे 14 में से तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला 4 में, इसमें क्या हुआ है कि पहले 4 में और सेकंड वाला 4 ये जो लेटर है इसमें -6 -7 और -8 -9 हुआ है, फिर लास्ट वाले 4 में भी -6 -7 -8 -9 हुआ है। ठीक, तो उसी प्रकार इसको भी कर देना है। तो पहले 4 में क्या करना है, -6 7 8 करना है। ठीक है, तो 24 में से -6 करेंगे तो 18 6 24 18 आएगा। ठीक है, तो आर तो सभी में, फिर -7 करेंगे तो जेड कितना 26 में 19 आएगा। ठीक है, यानी कि आर और एस। ठीक, फिर -8 करेंगे तो बी में -8 करेंगे तो बी दूसरे स्थान पर है तो 26 यानी 20 आएगा टी, और एच में से -9 करेंगे तो आएगा वाई है ना, यानी आर एस टी वाई कहाँ है, इसमें नहीं है, आंसर नहीं होगा। आर एस टी वाई इसमें नहीं है, आर एस टी वाई ये दोनों में है। फिर आगे क्या है, आगे 4 में फिर करेंगे -6, उसी तरह -6 -7 -8 -9, तो 17 में -6 करेंगे क्या होगा, 11 6 17 11वां आएगा। 11 स्थान पर कौन है, के है ना, तो आर एस टी वाई के इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में सेल्फिश को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें क्या किया है, एस टी यानी कि +1, फिर ई डी लिखा है मैंने -1, फिर एल +1, फिर एफ -1 यानी कि +1 -1 ऐसे करके लिखा है। ठीक है, तो +1 करेंगे एम में तो एन आएगा। ठीक, फिर -1 करेंगे तो ओ में से -1 करेंगे तो फिर एन आएगा है ना, क्योंकि एन ओ होता है, तो फिर एन में प्लस करेंगे एम एन ओ। ठीक है, NNO और एन हो गया, आई में से फिर -1 करेंगे तो एच NNOH हो गया। यहाँ माइनस हुआ था, एक बार प्लस एक बार माइनस ऐसे करते जाना। ठीक है, तो एच आई में माइनस हुआ था, अब प्लस करेंगे TU NNOHU NNOHU ये दोनों में है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए लास्ट वाले में अंतर है। तो टी में यू हुआ प्लस हुआ, ओ में क्या होगा माइनस होगा, तो फिर एन होगा, और माइनस हुआ, अब आर में क्या होगा प्लस होगा, तो आर एस होगा, तो लास्ट में क्या होगा एस आएगा, यानी कि 95 का सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। इसमें क्या लिखा है कि ए, जी, एम, जे और डी 5 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक बॉक्स से 1 से 5 तक क्रमांकित वस्तुओं में से एक वस्तु का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, पहले इसको समझिए कि ए, जी, एम, जे और डी 5 व्यक्ति है। अब प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है, एक बॉक्स से 1 से 5 तक क्रमांकित, यानी कि 1 से 5 लिखा हुआ वस्तु का नाम है, 1 से 5 वो वस्तुओं को चुनना है। ठीक है, ए और जे ने क्रमशः 5 और 2 को चुना है। ठीक है, ए और जे क्रमशः, यानी कि ए जो है किसको चुना है 5 को, और बी ए और जे किसको चुना है वस्तु नंबर 2 को चुना है। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, जी वस्तु 3 को नहीं चुन सकता है। जी जो है वस्तु 3 को नहीं चुन सकता है, 3 को क्या नहीं चुन सकता है। और एम वस्तुओं 3 या 5 में से किसी को भी नहीं चुन सकता है, यानी कि एम जो भी है ना, एम 3 और 5 में से इसको नहीं चुन सकता है, कट कर देना है, यहाँ नहीं चुन सकता है। अब बोला जी निम्न में से किस वस्तु को चुन सकता है। आप देखिए जी क्या बोला, 3 को नहीं चुन सकता है, और इधर देखिए ए और जे 5 और 2 को चुन लिया, यानी कि 5 और 2 भी चुना गया, 5 और 2 भी चुना गया, यानी कि जी जो है
3, 5 और 2, ये तीनों को नहीं चुन सकता है। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या बच गया, 1 और 4 बचा है ना, क्योंकि 1 से 5 तक क्रमांकित है, तो 1 और 4 बच गया। ठीक है, तो वही पूछा जी निम्न में से किस को वस्तु को चुन सकता है, तो या तो 1 या 4 को चुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, देखिए जहाँ जी के बारे में लिखा है, जी वस्तु 3 को नहीं चुन सकता है, और ए और जे जो है 5 और 2 को चुन लिया था, यानी 5 और 2 भी इससे गायब हो गया। अब इसके लिए ऑप्शन क्या बचा है, 1 और 4 को चुन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 3 का पूरा मैथ और रीजनिंग का जीके होता है, मतलब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूरा होता है समाप्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।